उन्होंने सीधा लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। 5 गाड़ियाँ थी, पाँचों गाड़ी के उन्होंने शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस घटना के बाद हॉस्पिटल में हमारे साथियों ने इलाज कराया कि पुलिस और माफिया की मिलीभगत है और उसके कारण से हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, अगर पुलिस कानूनी तरीके से इस प्रक्रिया को कर रही है तो हम लोग भी कानून के रास्ते से जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे कि धनबाद में और पूरे झारखंड में पुलिस और माफिया का गठजोड़ चल रहा है। अच्छा, ये करवाया कौन? कोई विपक्ष पार्टी करवाया या फिर कोई गुंडा करवाया, कोई माफिया करवाया, कोई? कि वहाँ पर कोई एक लोकल ग्रुप है जो इस तरह के अवैध गतिविधियों को, कोल माइनिंग के अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है और उसके खिलाफ हमारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो उनको निशाना बनाया गया है और उसमें कुछ सत्ताधारी दल के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। 500 की संख्या में आएंगे और 5 लोगों को मारेंगे या अचानक से हमला कर देंगे तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो कायरतापूर्ण है, हमला हो गया। ये तो आपकी कायरता को दर्शाता है, ये बहादुरी को नहीं दर्शाता है। ये कायर लोग हैं। कल जो धनबाद में घटना हुआ है कल शाम में, जिसमें 2 आंसू का नेता और एक नेत्री थे, जिसमें जानलेवा हमला भी किया गया और गोली बारूद का भी मामला सामने आया है। वहाँ पे आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और झारखंड में ये जब से अगुआ सरकार बना हुआ तब से इन बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं रह गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंसू के नेता संजय मेहता जी हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से देख रहे हैं इस मामला को। जोहार दा। जोहार जोहार। कैसे देख रहे हैं कल का जो मामला हुआ उसको? ये पूरे तरीके से माफियाओं का आप कह सकते हैं कि खुला आतंक है और माफियाओं का ये आतंक पुलिस के संरक्षण में है। क्योंकि आप सोचिए कि हमारे पार्टी के जो नेता लोग हैं वो गए थे एप्लीकेशन देने के लिए थाना में, और लोयाबाद थाने में एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया कि इस इलाके में माफियाओं का आतंक है और अवैध तरीके से गतिविधियां चल रही है। तो वो आवेदन दे करके लौटे थे और बांसजोड़ा इलाके में हमारी नेत्री जो हैं रजनी रवानी जी, उनका घर है वहाँ पे। तो बिजली कटी हुई थी तो लोग उनके घर के बाहर बैठे हुए थे चेयर लगा करके और आपस में डिस्कशन कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे और पानी वगैरह पी रहे थे। इसी दौरान लगभग 300-400 की संख्या में लोग आए। कुछ लोग चेहरा भी ढके थे, वो हथियारों से लैस थे, हरवे हथियार से लैस थे और उन्होंने सीधा लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। 5 गाड़ियाँ थी, पाँचों गाड़ी के उन्होंने शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस घटना के बाद हॉस्पिटल में हमारे साथियों ने इलाज कराया। उसके बाद हम लोगों ने थाने में आवेदन दिया इस घटना को लेकर। लेकिन आप देखिए कि कितना आश्चर्य है इस मामले में कि जिन लोगों ने माफियाओं के खिलाफ आवेदन दिया, जिन लोगों को इस घटना में मारा गया, जो पीड़ित हैं, जिनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उल्टा पुलिस अब उन्हीं को परेशान कर रही है। तो ये तो सीधा तौर पर ये प्रदर्शित करता है कि वहाँ पर माफिया और पुलिस का एक गठजोड़ है और पुलिस के संरक्षण में माफियाओं का आतंक धनबाद के पूरे इलाके में बढ़ चुका है। रजनी रवानी जी का बयान आ रहा है जिसमें वो बोल रही कि छेड़छाड़ का भी कुछ मामला आया है। अब आप समझिए कि कोई एक महिला है, आप उनको मारपीट करेंगे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, उनके सम्मान के साथ खेलेंगे, तो कोई भी महिला उसका प्रतिकार तो करेगी ही, विरोध तो जताएगी ही। और इस मामले में साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि पुलिस और माफिया की मिलीभगत है और उसके कारण से हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, अगर पुलिस कानूनी तरीके से इस प्रक्रिया को कर रही है तो हम लोग भी कानून के रास्ते से जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी, बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र का मामला था। पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा था और अंततः एसपी साहब को भी हटना पड़ा। तो पुलिस कभी ये ना सोचे कि वो कानून से ऊपर हो गई है, संविधान से ऊपर हो गई है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस को ये समझना पड़ेगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हीरालाल महतो का गाड़ी था, उस गाड़ी में हथियार भी मिला। वो हथियार किसका था? तो ये सब तो जांच का विषय है ना, पुलिस जांच करे ना। तो लोगों का कहना है कि हीरालाल महतो हथियार नहीं, लोगों के कहने से तथ्य नहीं बदल जाता है ना। पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें सच सामने आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़, कहीं पर कोई चीज़ पुलिस जब्त करती है तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है ना। ये फ़ोन हमारे पास है अभी की तारीख में, तो ये फ़ोन अगर हम कोई क्लेम कर देंगे कि ये फ़ोन हमारा है तो उसका तो हो नहीं जाएगा। तो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होता है।
तो ये पता चल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेंसिक चीज़ें हैं, फिंगरप्रिंट है, बहुत सारी चीज़ों से पता चल सकता है कि किसका है। तो अभी इंतज़ार करिए, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन फ़िलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि धनबाद में और पूरे झारखंड में पुलिस और माफिया का गठजोड़ चल रहा है। अच्छा, ये करवाया कौन? कोई विपक्ष पार्टी करवाया या फिर कोई गुंडा करवाया, कोई माफिया करवाया, कोई? कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से बात सामने आई है कि वहाँ पर कोई एक लोकल ग्रुप है जो इस तरह के अवैध गतिविधियों को, कोल माइनिंग के अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है और उसके खिलाफ़ हमारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो उनको निशाना बनाया गया है। और उसमें कुछ सत्ताधारी दल के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। फ़िलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अवैध कोल माइंस चलाया जा रहा है, क्या उसको बंद करवाने गए थे? लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, वहाँ पे अपना घटना को ऐसे समझने की ज़रूरत है। आप अपने घर के बाहर बैठे हैं, आज आप हमारे से इंटरव्यू लेने आए हैं और ये इंटरव्यू को पूरा करने के बाद अपने आप घर चले जाएंगे और घर के बाहर बैठे रहेंगे और आप पर कोई हमला कर देगा, तो घर के बाहर हमला हुई। ठीक उसी तरीके से हमारे लोग थाना में एक आवेदन देने गए थे कि इस इलाके में अवैध गतिविधियां चल रही है, तो उस आवेदन को देने के बाद से जिनको उस आवेदन से नुकसान होना था, आवेदन दे करके ये लोग घर तक भी पहुंच गए, अपने घर के पास थे और वहाँ पर हमला हुआ। तो कहीं वो लोग गए नहीं थे, वो अपने घर के बाहर थे। वो पहले की बात है, वो कहीं से जा करके आए थे। अभी आप हमसे इंटरव्यू लेंगे, अपने घर जाएंगे तो ये माना जाएगा कि अपने आप घर के बाहर खड़े थे। उससे पहले हमसे आप इंटरव्यू ले रहे थे, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा। जब घटना हुई तब आप कहाँ थे, ये मैटर करता है। तो घटना जब ये घटित हुई है तब वो लोग रजनी रवानी जी के घर के बाहर थे, वो घटना का प्लेस है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, हीरालाल मातो घायल हुए, फिर वो हॉस्पिटल गए, उनका इलाज चल रहा था, जब पुलिस उनके पास पहुंचे तो वो फिर भागते नज़र आए हैं, ऐसा क्यों? आप तो जानते ही हैं कि पुलिसिया जुल्म किस तरीके से होता है। और देखिए, अगर कोई आपको लगता है कि अपराधी है तो पुलिस के हाथों से कोई बच भी नहीं सकता है। और हो सकता है कि उस वक्त उनका इलाज प्रभावित होता, पुलिस उनको परेशान करती, हो सकता है वो प्राथमिक उपचार लेकर के बेहतर इलाज के लिए कहीं गए हों। इसको भागना नहीं कह सकते हैं। जब आपका सर फटा हो, आपका खून निकल रहा हो, तो आप बेहतर इलाज के लिए अपना कोई ऑप्शन तो तलाशेंगे। तो इसलिए, और पुलिस देखिए, झारखंड के अंदर पुलिस यहाँ पर जो सही में लड़ाई लड़ते हैं ना, सच की, न्याय की, उसको ही परेशान करती है। तो ये पुलिस का चरित्र बन चुका है। तो मैं एक बात यही समझता हूँ कि इस लड़ाई से पुलिस का भी कोई पोल खुल सकता था, और इसलिए शायद ऐसा पुलिस के एक्शन से प्रतीत हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारी नेताओं को परेशान कर रही है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोग शामिल थे आपके आंसू के वहाँ पे? नहीं, हमारे तो जो लोग थे वो लोग कहीं पर शामिल नहीं थे, घर के बाहर थे। इस बात को समझिए, मैं बार बार घर के बाहर में ही कितने लोग? वहाँ 7-8 लोग बैठे हुए थे, 9-10 लोग, और बैठ करके अपना आपस में डिस्कशन कर रहे थे। आप घर के बाहर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, पानी पी रहेंगे और कोई आकर के मार देगा, तो आप क्या कर लेंगे? अचानक से 500-400 लोग आ जाएंगे तो इस तरीके से उन पर अचानक से निहत्थे लोगों पर हमला, ये तो कायरता है ना। किसी से लड़ना है तो तैयारी के साथ सामने सामने लड़िए, बराबरी के साथ। आप हथियारों से लैस होकर के आएंगे और 500 की संख्या में आएंगे और 5 लोगों को मारेंगे, अचानक से हमला कर देंगे, तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो कायरतापूर्ण है, हमला हो गया। ये तो आपकी कायरता को दर्शाता है, ये बहादुरी को नहीं दर्शाता है। ये कायर लोग हैं। अच्छा, जो भी वहाँ पे गए थे, क्या वो अपने कार्य के लिए गए थे, अपने फ़ायदा के लिए गए थे? क्योंकि कुछ भी लोग वहाँ पे उनका सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहे हैं। वो कहीं गए नहीं थे, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, वो अपने घर के बाहर थे। थाना जो गए थे, आवेदन देने गए थे, अवैध माइंस चल रहा था उसका जी, क्या वो हीरालाल मातो अपना पर्सनल फ़ायदा के लिए गए थे? एक चीज़ ये बताइए कि जब आप जन मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें अपना कोई लाभ नहीं होता है। अब आप एक बात बताइए, 9 महीने से 8 महीने से अफ्रीका में मजदूर फंसे थे बगोदर के लोग, तो हम लोग उसको निकाल करके घर तक ले आए, तो इसमें हम लोगों का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, सामाजिक काम है। तो जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में होते हैं तो यही आपके काम का पार्ट है।
आपके काम का हिस्सा ही यही है। जैसे एक टीचर को पढ़ाना है स्कूल में, उसी तरीके से एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। तो वो आवाज़ उठाने के लिए अराजकता तो नहीं फैलाएगा, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जाएगा। तो हमारे साथियों ने तो कानूनी प्रक्रिया अपनाया, वो थाना में जाकर के आवेदन दिए कि फलाने जगह पर इस तरीके से अवैध गतिविधि हो रही है। तो ये बात को आपको समझने की ज़रूरत है जी। रजनी रवानी जी का एक पहले भी वीडियो वहाँ पे आया था, इसी प्रकार का मामला था, कुछ दिन 3-4 दिन पहले का ही था, क्या वही से उसी संलिप्त था ये मामला? रजनी रवानी जी उस इलाके में माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, मवालियों के खिलाफ लगातार लड़ती रही हैं और वो एक लड़ाकू नेत्री हैं। वो सामने से लड़ती हैं, भागती नहीं। आपने देखा होगा कि उन पर हमले हुए, उसके बावजूद भी वो लड़ती रही। तो मैंने आपको पीछे जो उदाहरण दिया कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है, कोई भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहेगा तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो निश्चित तौर पर वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई होंगी। तो वही गतिविधि उनकी अपनी है लगातार कि वो जन मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करती है, जनता की आवाज़ बुलंद करती है और इस तरह के मुद्दों पर आवाज़ उठाती है। तो वो अपना आवाज़ उठा रही थी। आप लोग विपक्ष में काम कर रहे हैं, राज्य में जेल कैम्प भी है, आंसू है, बीजेपी है और भी कुछ निर्दलीय नेता लोग हैं। इस तरह का मामला में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस तरह से कर दिया जाता है, आए दिन जो आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। आपके बबलू महतो भी कुछ दिन पहले घायल हुए थे इसी प्रकार से। जी जी। तो क्या देख रहे हैं झारखंड में, ये क्या गुंडा राज हो गया? देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त भी लगातार लाठीचार्ज हुआ जेएसएससी कार्यालय के बाहर। हमारे भाई बबलू पर भी लाठीचार्ज हो गया। आपने देखा कि झारखंड के अंदर कहीं भी आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। जब हम लोग छात्रवृत्ति का आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी पुलिस परेशान कर रही थी। आज तक छात्रवृत्ति कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को आज तक नहीं मिला। तो झारखंड में जो पुलिस है उसका काम है किसी तरीके से वसूली करना। पुलिस वसूली करने का एक सिंडिकेट का नाम रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों की भी हालत ऐसी ही है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी राज्य के अंदर बहुत करप्ट हो चुके हैं। मतलब इस राज्य के अंदर जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब आप बताइए कि झारखंड के अंदर 2025 में 1347 मर्डर की घटना हुई है और सिर्फ जनवरी और फरवरी महीना का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ 2026 का। आपके जनवरी महीने में 191 मर्डर की घटना है और फरवरी महीने में 109 मर्डर की घटना है झारखंड के अंदर। और जिस धनबाद का आप बात कर रहे हैं, धनबाद में एवरेज औसतन एक साल में 100 मर्डर की घटना होती है धनबाद में। और जितनी भी मर्डर की घटनाएं होती हैं तो जो उसमें गोलियां चलती हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो औसतन 2 से 12 राउंड तक गोलियां चलती हैं। हाँ, और पुलिस किसी भी मामले में, जैसे आज ये मामला हुआ तो अभी इसका ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। पुलिस किसी भी मामले में जो सज़ा दिलाती है उसको कन्विक्शन रेट बोलते हैं। मतलब सज़ा दिलाने का जो दर है वो झारखंड पुलिस का कितना है पता है? अगर 100 मामले दर्ज हुए ना तो झारखंड पुलिस बहुत ज़्यादा तो 25 लोगों को सज़ा दिला पाती है। और जो पॉक्सो का मामला होता है उसमें मात्र 14%। और मैंने आपको जो बताया कि 191 फरवरी में 2026 में और जनवरी में 109 का जो मर्डर का मामला है, मार्च, अप्रैल और मई का आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आप सोचिए, और सिर्फ मैं मर्डर का बता रहा हूँ, बलात्कार की भी घटना इसी तरीके से है, रेप की। तो झारखंड में कहाँ कानून व्यवस्था है? देखिए ना, दुबई से खुलेआम झारखंड पुलिस को धमकियाँ मिलती हैं। क्या कर लेती है पुलिस? ऐसे लोगों को भी पकड़ नहीं पाती है। तो कहाँ है पुलिस का इंटेलिजेंस? कहाँ है पुलिस का पूरा टेक्निकल टीम? पुलिस तो कहती है कि 2 मिनट में भी किसी को खोज के निकाल लेंगे। आप प्रत्यर्पण कराइए, अगर कोई अपराधी है तो प्रत्यर्पण कराइए, इंटरपोल है। लेकिन नहीं, झारखंड पुलिस को कोयला में वसूली करना है तो आपको मिल जाएगी, वसूली करते हुए दिख जाएगी। और कहीं भी झारखंड का अगर पुलिस का एक साधारण सा चरित्र देखना है तो बालू के क्षेत्र में चले जाइए और कोयला के क्षेत्र में,
आप देखिए कि खुलेआम कैसे पुलिस वाले लोग गाड़ी से पैसा ले रहे हैं। ये तो खैर छोटी बात हो गई कि सड़क पर पैसा लेना, लेकिन बड़े स्तर पर भी एसएसपी स्तर पर, एसपी स्तर पर, डीआईजी स्तर पर, डीजीपी स्तर पर बहुत बड़ा करप्शन है और झारखंड की जनता ये समझ नहीं पा रही है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में मस्त हैं और व्यस्त हैं और इन्हें झारखंड के विषयों से संबंधित किसी भी विषय को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? फ़िलहाल तो कानूनी तौर पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और अभी पार्टी की इंटरनल कोई बैठक होगी, उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, जिसके बारे में हम लोग आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।